हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे। द बायस्टैंडर इफ़ेक्ट, मूक दर्शक, तमाशबीन। देखिए, हम सब ने देखा होगा, अक्सर अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन सब लोग, अधिकतर लोग देखते रहते हैं। ज़्यादातर लोग आगे नहीं आते हैं, हेल्प बहुत देर में ही हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसा लगता है। तो क्या है ये तमाशा देखना, मूक दर्शक बने खड़े रहना, क्या चीज़ है ये? इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर बार ये देखने में आया है कि अगर कभी एक्सीडेंट होता है और वहाँ पर अवेलेबल पर्सन्स अगर ज़्यादा हैं, तो आपको क्या लगता है उस एक्सीडेंट केस में विक्टिम को जल्दी हेल्प मिलेगी? नहीं। सरप्राइजिंगली, जितने ज़्यादा लोगों की भीड़, उतनी ही हेल्प मिलने में देरी। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। चलिए हम बहुत शुरुआत से इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर एक रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ बहुत सुनसान है, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति पहला देखता है उसको एक्सीडेंट में, विक्टिम को, तो एक ही व्यक्ति है। अब वो एक ही जो व्यक्ति है, उसे लगता है कि ये 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं हेल्प करूं, ठीक है, और वो हेल्प करने की कोशिश करेगा या मन बनाएगा, डिसीजन लेगा। लेकिन आप सोचिए, अगर वहाँ पे 4 लोग होते तो वो चारों क्या करते? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती फिर उनकी। हर कोई व्यक्ति मन ही मन ये सोचता कि और बाकी के 3 लोग हेल्प करेंगे, मैं क्यों करूं? तो वहाँ पर हर पर्सन की 25% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्प करने की। ये देखिए, और अगर 4 से 40 हुए, 100 हुए, तो आप देख लीजिए उतनी ही हर पर्सन अपनी हेल्प करने की जिम्मेदारी को कम से कम महसूस करता है। इसलिए, और इस डिसीजन में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अगर एक ही व्यक्ति है तो विक्टिम को तुरंत फ़ौरन हेल्प मिल जाती है, और अगर ज़्यादा हैं तो हर कोई ये सोचता है कि वो कर देगा, मैं क्यों करूं? इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम भी गुजर जाता है और हेल्प मिलने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। ये बड़ा अजीब सा है कि हम घायल व्यक्ति को देखते हैं, और कई बार तो आपने ये देखा है कि एक्सीडेंट होने के बाद भी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग तो रुकते ही नहीं हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो नोटिस ही नहीं करते कि देयर इज़ एनी इमरजेंसी। उन्होंने देखा तक भी नहीं उस पर्सन को जो गिरा पड़ा है रोड पे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने अखबारों में पढ़े हैं कि उससे किसी ने, वहाँ से राह से गुजरते ने, किसी ने हेल्प नहीं करी। तो साइकोलॉजिस्ट के लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, और इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है। एंड रिसर्च के बेसिस पे हमने बायस्टैंडर इफेक्ट पर एक मॉडल डेवलप किया है। बायस्टैंडर यानी कि तमाशबीन, वो व्यक्ति जो भीड़ का सदस्य होता है, मूक दर्शक बने देखता है, देयर इज एन इमरजेंसी, ही इज सीइंग, देख रहा है, सुन रहा है, बट अनरिस्पॉन्सिव, अनइन्वॉल्व। ना तो वो रिस्पॉन्ड करता है, हेल्प ना देता है, सिर्फ देखता रहता है। तो ये देखने वालों की जो भीड़ है, उनके दिमाग में अक्सर क्या डिसीजन मेकिंग चलती रहती है, क्यों वो हेल्प करते नहीं हैं, इसके पीछे एक डिफ़िकल्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वर्क करता है। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि बायस्टैंडर बिहेवियर के पीछे साइकोलॉजी क्या काम कर रही है। फर्स्ट, देयर आर 5 स्टेप्स। हर स्टेप पे हम यस एंड नो में डिसीजन लेते हैं कि हेल्प करें या नहीं करें। तो नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, देखिए, हम सब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। कोई भी घर से ये सोच के नहीं निकलता कि आज मैं 3-4 लोगों की हेल्प करके आऊँगा घर पे। हम सब कब निकलते हैं घर से? जब हमें ज़रूरत होती है, कोई अपने काम होते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो ऑफिस जाने के लिए टाइम है आपका, तो आप बिल्कुल
हाई टाइम पे निकलते हैं। आप ऐसा नहीं सोचते कि 1 घंटे पहले निकलें और सड़क पे 3-4 लोगों की अपन हेल्प कर देंगे इस घंटे में, ऐसा नहीं सोचते हम अक्सर। तो हम तो हमेशा ही क्या रहते हैं, ओवर बर्डन रहते हैं, हमारे पास में टाइम कहाँ है। और मेट्रोज़ में तो आप देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम खुद ही अपने बोझ के मारे मरे हुए हैं। जब आपको ऑफिस जाना होता है तो कितनी जल्दबाजी में होते हैं, या हमको किसी काम से कहीं पर पहुंचना होता है तो आप ऑलरेडी लेट हो रहे होते हैं। तो उस चक्कर में अक्सर ये देखा गया है कि पहले स्टेप पे यहीं पर इग्नोरेंस हो जाती है कि बहुत सारे लोगों ने तो देखा तक भी नहीं, उनका ध्यान भी नहीं गया कि वहाँ पे कोई इमरजेंसी थी, किसी का एक्सीडेंट भी हो गया था। वो बिल्कुल अपने ध्यान में चले जा रहे थे और इग्नोर करके चले गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि उस पीछे के चौराहे पे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्यों नहीं हेल्प प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं चला, उन्हें देखा ही नहीं। वो अपने ही टारगेट में इतने बिजी थे, उनको जो उनके मेंटल वर्क थे, जो उनको जहाँ जाना था उसके लिए वो टू बिजी थे, प्री ऑक्यूपाइड थे, तो उन्होंने उसको नोटिस ही नहीं किया। लेकिन अगर कुछ लोगों में आप भी वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी को देखा, तो आप रुकते हैं। अब रुकने वाले बहुत सारे होते हैं, आपने देखा जो भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते हैं तमाशबीन, तो आप भी उस भीड़ का एक हिस्सा हो गए। अब ये सेकंड स्टेप है, आप रुके क्योंकि आपने ध्यान दिया, देखा आपने, वहाँ जाकर आपको कुछ पता नहीं है, जैसे दूसरे लोग खड़े हैं तो आप भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तो दूसरे भी कह रहे हैं पता नहीं क्या हुआ, एक गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली किसी के पास कोई अच्छी जानकारी तो है नहीं। हम क्या करते हैं, भीड़ में एक दूसरे से पूछते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं कि ठीक है कुछ भी नहीं हुआ, कुछ खास नहीं है, ऐसे ही गिर गया, ऐसे ही टक्कर हो गई, चलो, और हम अपने रास्ते चल देते हैं। तो आपने देखा क्यूरियोसिटी है, ह्यूमन क्यूरियोसिटी, कि आपका ध्यान गया तो आप रुके। दिस इज सेकेंड स्टेप, कि आप इस स्टेप पे जब आपका ध्यान जा चुका था आप रुके, आप एक्सीडेंट प्लेस पे गए, लेकिन फिर भी क्या किया आपने, इमरजेंसी को इमरजेंसी कंसीडर नहीं किया, आपने उसकी ग्रेविटी को सही से जज नहीं किया, और आपका डिसीजन था कि देयर इज नो मच इमरजेंसी, चलो, तो और आप अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेप पर ये सोचते हैं कि यस देयर इज़ एन इमरजेंसी, तो आप निकलते नहीं हैं, रुक जाते हैं, आप उसी स्पॉट पे, एक्सीडेंट स्पॉट पे रहते हैं। अब क्या करेंगे, दिस इज़ थर्ड स्टेप। वहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं, सब एक दूसरे से कोई पुलिस को फ़ोन करने की बात कर रहा है, कुछ एम्बुलेंस को फ़ोन करने की बात कर रहा है, और आप भी वहाँ पर जमे हुए हैं। अब क्या हो रहा है, अधिकतर बायस्टैंडर क्या देखते हैं, मैं क्यों नहीं हेल्प करूँ, अरे इतनी पंचायती कर तो रहे लोग, इनमें से किसी ना किसी ने तो अभी तक फ़ोन कर ही दिया होगा, क्योंकि कुछ लोग आपसे पहले से ही वहीं पर हैं, आप पहले व्यक्ति नहीं हैं। तो आपने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, आपने इमरजेंसी समझी, आप रुके भी, लेकिन आपने क्या, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, मेरे से पहले से इतने सारे लोग रुके हुए हैं, इतने सारे लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं, देयर इज़ एन लीडर, एक जो ज़्यादा बात कर रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, हो सकता है कि वो उसने अभी तक पुलिस को फ़ोन कर दिया हो, उसने अभी तक एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया हो। तो आप क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई करते हैं, आप वहाँ खड़े हैं लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ये अक्सर होता है, हर बायस्टैंडर को ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति हेल्प करेगा। और हमने जैसे पहले शुरुआत में बताया कि अगर ज़्यादा लोग हैं, जितने ज़्यादा लोग हों भीड़ पर, उतनी ही पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी हेल्प मिलने की, और टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इतने सारे लोग डिस्कशन करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, तो उसमें टाइम जाता रहेगा, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेगा कि नहीं मुझे ही हेल्प करनी है यहाँ पर। तो ऐसा होता है, दिस इज़ थर्ड स्टेप। अब थोड़ी देर में अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते और आपको अपने काम याद आ जाते हैं तो आप निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप थोड़े सेंसिटिव थे,
और आपने कहा नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हेल्प करूँगा, तो क्या करते हैं आप रुकते हैं और रुके आप। अब आप 4th स्टेप पे आ चुके हैं। अब आप क्या सोचेंगे? अगर आपने इमरजेंसी को नोटिस किया, आप रुके, इमरजेंसी को इमरजेंसी कंसीडर किया, 2nd स्टेप आप रुके, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर की, आप रुके, ठीक है। अब आप 4th स्टेप पे क्या करने वाले हैं? आप ये सोचने वाले हैं कि हेल्प कैसे करनी है, हाउ टू हेल्प। आप अपने आप को सोचते हैं कि एम आई कैपेबल, क्या मैं हेल्प करने में कैपेबल हूँ? तो आपको याद आया कि आप तो खुद ही पैदल जा रहे थे, आपके पास तो गाड़ी भी नहीं है। अब आप इस बंदे को, जो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको कैसे लेके जाएंगे हॉस्पिटल तक? और इसकी गाड़ी तो ठीक है, तो आप गाड़ी चलाना भी नहीं जानते। तो यहाँ क्या आ गया? आप हेल्प करना चाह रहे हैं लेकिन हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप को इनकेपेबल मान पा रहे हैं, आपके अंदर सफिशेंट नॉलेज एंड स्किल्स नहीं है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो इस शहर में नया हूँ, मुझे तो हॉस्पिटल नहीं पता कहाँ है, पुलिस स्टेशन नहीं पता कहाँ है, मुझे गाड़ी चलाना भी नहीं आता, इसके रास्ते भी नहीं पता मुझे सड़क के, शहर के, तो फिर इसलिए आप हेल्प नहीं करें। तो ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज है कि बहुत सारे लोग इस स्टेज पे भी आके हाथ खींच लेते हैं और सोचते हैं कि मन तो बहुत था इसका हेल्प करने का, लेकिन अब कैसे करें हेल्प, हमें हेल्प करना नहीं आ रहा। तो ये वो स्टेज है कि इस टाइम फिर आप खिसक सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं हेल्प कर सकता क्योंकि मैं तो खुद ही इनकेपेबल हूँ, मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है कैसे हेल्प की जाए। तो इस टाइम आप इस 4th स्टेप से भी वापस बैक फुट पे आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप स्किल्ड थे अगर, और आपको लगता था, पता था कि कैसे हेल्प करनी है, तो ये अब आप 5th स्टेज पे आ जाएंगे। अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर रहे हैं, आपको हेल्प करना आता भी है। आपको पता है कितने सारे लोग बावजूद इसके कि वो इमरजेंसी को नोटिस करते हैं, इमरजेंसी को इमरजेंसी कंसीडर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेयर करते हैं और उनमें नॉलेज एंड स्किल्स की भी कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी हेल्प नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 5th स्टेज भी एक बहुत बड़ा क्रूशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अब क्या सोचेंगे आप कि इस हेल्प करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या मिलेगा आपको? पुलिस आपसे 100 सवाल पूछेगी, 4 बार चक्कर लगवाएगी, अस्पताल में आपको अपने साइन करने पड़ेंगे, हो सकता है दवाओं का बिल भी आपको भरना पड़े, और फिर आपको अपनी गाड़ी में ले जाना पड़ेगा, मतलब आपकी गाड़ी भी ख़राब होगी, ब्लड लगा हुआ है ना उसके, तो अब उसको भी फिर वॉश कराना पड़ेगा आपको गाड़ी का। तो ये सब क्या सोच रहा है व्यक्ति? हेल्प करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? और बहुत सारे लोगों को, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है या लड़की है तो उसको तो ये लग रहेगा मम्मी ने मना, मम्मी सुनेंगी तो क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, डांटेंगे, तुम्हें पंचायती करने की क्या जरूरत थी, इतने सारे लोग थे रोड पे, तुम क्यों कूदी हो अपने उसमें, काम से काम किया करो, रास्ते से सीधे सीधे आया करो। हाँ, तो ये हो जाता है अक्सर। इसलिए हेल्प नहीं करता बाय स्टैंडर्ड, क्योंकि वो 5th स्टेज पे आकर भी उसको ऐसा लगता है कि जिस काम को मैं करूँगा, जो हेल्प मैं प्रोवाइड करूँगा, उसके नतीजे मुझे भुगतने पड़ेंगे और वो एक कॉस्ट होगी ना, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सपोज आपको पुलिस वाले 4 बार बुलाते हैं कि आइए साहब बयान दीजिए, ये दीजिए, यहाँ पे साइन करिए, फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको गवाही देनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर बार हम इस चीज़ के, इस कॉस्ट को बियर करने के लिए रेडी नहीं होते। तो आपने देखा 5th स्टेज पे भी डिनाई कर सकते हैं, हम बैक फुट पे आ सकते हैं। हेल्प करना चाह रहे थे, स्किल्ड भी थे, इमरजेंसी भी नोटिस की, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लगा कि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी बियर करने में, तो हम ना करें, इससे अच्छा तो इस पचड़े में हम ना पड़े, कोई और कर लेगा, और हम वहाँ से खिसक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है बाय स्टैंडर्ड बिहेवियर। बाय स्टैंडर्ड को हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि व्यक्ति इतना आसान नहीं है। भीड़ इकट्ठी करके हम देख रहे हैं कि तमाशबीन खड़े हैं, लेकिन उन तमाशबीनों के दिमाग में क्या चल रहा है, उन मूक दर्शकों के दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए देखिए, बहुत सारे लोग झगड़ा जब हो रहा होता है तो बीच बचाव नहीं करते हैं,
कोई इस तरह की कुछ नेगेटिव कुछ हो जाता है, कुछ बात हो जाती है, जैसे घर का मामला समझ के उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तब लोग हेल्प नहीं करते हैं। तो हेल्प कब करेगा, कौन करेगा, किस लिए करेगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च के बाद हमारे सामने ये आंसर आया है कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड नॉट इज वन डिसीजन, दे आर 5 स्टेप लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। व्यक्ति वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा है हेल्प करूँगा तो क्या होगा, नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो नहीं करने में ही भलाई है। और देखिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। अब हमने और रिसर्च में ये भी देखा है कि शहरों की बजाय गांव में या रूरल साइड में या छोटे टाउन्स में हेल्प बहुत जल्दी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर होता है जान पहचान का। आप किसकी हेल्प करेंगे? जिसको आप जानते हैं। अनजान की हेल्प करना तो आप फिर भी एक बार इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक जान पहचान वाले को, एक जो आपके मिलने वाला है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते कि आप इसकी हेल्प नहीं करें। तो छोटे टाउन में, गाँव में क्या होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए हेल्प प्रोवाइड करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। वहाँ पर हेल्प मिलने की पॉसिबिलिटी हाई है। दूसरी बात, जैसे हमने बताया कि ज़्यादा लोग हैं या कम लोग हैं। अगर कम लोग हैं स्पॉट पे तो हेल्प जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि वो पर्सन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करेगा कि बस आई एम तो ओनली वन, यहाँ तो मैं ही हूँ, तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हम कहते हैं कि तमाशबीन है, किसी ने हेल्प नहीं करी, वो सब भी हम और आप जैसे ही होते हैं। हम सब कुछ कुछ चीज़ों बंधन में बंधे हुए होते हैं। तो जब भी हम उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किसी को देखते हैं तो हम हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, इसके पीछे एक लंबी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक लंबा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके अलावा हमारी मूड स्टेट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि हम हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैप्पी मूड में भी लोग हेल्प नहीं करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी का बहुत स्पेशल डे है, अब अगर उसने रोड पे इमरजेंसी देखी तो वो बोलेगा यार आज मैं अपना मूड क्यों स्पॉइल करूँगा। अब मैं आज सपोज़ किसी की शादी है या बर्थडे है, उसी का ही है और उसके घर में है बड़ा फंक्शन, तो अगर आप इमरजेंसी देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं, वाई टू स्पॉइल माई मूड। मैं अभी इसकी अगर हेल्प के लिए रुक गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे इवेंट का क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में भी हेल्प नहीं करते। एंड सरप्राइजिंगली एक और फैक्टर पता चला है कि कुछ लोग बहुत जब डिप्रेसिव मूड में होते हैं तो भी हेल्प कर देते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है कि कौन कब हेल्प करेगा, उसकी मूड स्टेट भी डिपेंड करती है, उसके पोटेंशियल्स, उसकी कैपेसिटी, उसके स्किल्स, उसका बैकग्राउंड, उसके खुद के टास्क, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ें हमारे बायस्टैंडर इफेक्ट को अफेक्ट करती हैं। सो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपने किन परिस्थितियों में कब लोगों की हेल्प की थी और कब आप हेल्प नहीं कर पाए थे। ईमानदारी से बताइए कि किन वजह से आप हेल्प करना चाहते थे लेकिन आपने हेल्प नहीं की, और कब आपको लगा कि आपको ही हेल्प करनी चाहिए। कमेंट करिए, बताइए अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।